सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बीए प्रोग्राम की जो हिस्ट्री है उसकी यूनिट नंबर 6 करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट होगा, हमारी पूरी बुक खत्म हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं वो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, यानी हमारी यूनिट का चोल साम्राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति जो है वो हमारी यूनिट का नाम है। किन किन चीजों को समाप्त करने वाले हैं, तो इसमें हम प्रस्तावना जानेंगे। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि चोल साम्राज्य कहाँ है, इसके शासक कौन थे, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे चोल शासकों के बारे में कि कौन कौन से शासक आए जिन्होंने चोल साम्राज्य में शासन किया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसके बाद हम जानेंगे चोल साम्राज्य की प्रकृति के बारे में, केंद्र प्रशासन के बारे में जानने वाले हैं हम। फिर जो प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार से हम सैन्य प्रशासन के बारे में जानने वाले, कृषि के बारे में जानेंगे, मंदिरों के बारे में जानेंगे, एक एक करके सभी चीजों को हम जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्या। देखिए चोल साम्राज्य की बात आ रही है तो चोल साम्राज्य जो है भारत में सबसे लंबा शासन करने वाला वंश जो था वो चोल साम्राज्य था। चोल साम्राज्य भारत में बहुत ही लंबा जो है वंश शासन किया था और बहुत ही बेहतरीन शासन किया था। अब देखिए चोल शासक थे वो दक्षिण एशिया से लेकर पूर्व एशिया में सैनिक रूप से और सैनिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली थे। क्या थे? पावरफुल थे। उन्होंने भारत के साथ, चीन के साथ, दक्षिण एशिया के साथ अपने सांस्कृतिक संबंध स्थापित कर रखे थे। आप बोलोगे मैम कैसे सांस्कृतिक संबंध? तो देखिए इन्होंने जो है सांस्कृतिक रूप से लोगों को समर्थन दिया। किस प्रकार से? सांस्कृतिक रूप से। अब इन्होंने क्या मंदिरों को बढ़ावा दिया, जो लोगों की संस्कृति है उसे बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लोग इनके पास क्या आकर्षित हो रहे हैं, शासकों के पास, चोल शासकों के पास। अब देखो चोल शासकों की अगर बात की जाए तो बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में चोल जहाज होते हैं उनका आवागमन था। आवागमन मतलब आना जाना था, तो उसे क्या कह दिया गया? चोल झील का नाम दे दिया गया। उसके बाद अगर बात की जाए चोल साम्राज्य कहाँ पर स्थित था, तो ये तमिलनाडु में स्थित था, जो कि कावेरी नदी के बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। यानी चोल शासक कावेरी नदी के उपजाऊ क्षेत्र पर शासन करते थे। अब देखिए जब मिट्टी उपजाऊ है तो आपको पता है अर्थव्यवस्था बहुत ही बेहतरीन होगी। इन शासकों ने क्या किया? इन शासकों ने भूमि को अनुदान देना आरंभ कर दिया। ये भूमि का अनुदान ब्राह्मणों को देते थे, मंदिरों के निर्माण के लिए देते थे। अलवार नैनार संतों को भी इन्होंने भूमि को जो है दान किया था, यानी कि उसको दिया था। आप बोलोगे कि मैम ये अलवार नैनार संत कौन है? अलवार यानी विष्णु के भक्त, नैनार यानी शिव के भक्त। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इन्हें भूमि अनुदान दी। अब भूमि अनुदान क्यों दी? देखिए इसके पीछे इनका एक कारण था। इन्होंने जो भूमि अनुदान दी, जो अलवार हैं, अब देखिए अलवार जो संत हैं उनके कोई भक्त होंगे, उन भक्तों का समर्थन प्राप्त करने के लिए चोल शासक भूमि को अनुदान में देते थे। इसी प्रकार से जो है नैनार संतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अलवार नैनार संतों को वेलाल किसानों द्वारा जो है समर्पित किया जाता था, सम्मानित किया जाता था। उनका सम्मान, उनसे जो है सम्मान प्राप्त करने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए चोल शासकों ने भूमि को अनुदान दिया। अगर गुरु आ जाएंगे तो उनके सारे भक्त आ जाएंगे उनके पास और उनका समर्थन प्राप्त हो जाएगा उनके भक्तों का। इसीलिए जो चोल शासक थे उन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया, शिव मंदिरों का निर्माण किया, विष्णु के मंदिरों का निर्माण कराया। उन्होंने तंजावुर, गंगेचोड़ा, चोलपुरम इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया, बहुत ही भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। काशी की मूर्तियों का निर्माण कराया उन्होंने, मंदिरों में बहुत ही बेहतरीन नक्काशी कराई। चोल शासकों के बारे में अगर चलो स्टार्ट करते हैं, हम चोल शासक के बारे में जानना शुरू करते हैं। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी है मैंने, अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर बात की जाए चोल शासक जो है सबसे पहले किसने इसकी स्थापना की, आपके मन में यह प्रश्न आएगा। तो विद्यालय जो है उन्होंने, विद्यालय किसी स्थान का नाम नहीं है, ये जो शासक का नाम है, जो कि पहले शासक थे जिन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसकी नींव रखी थी, ये बात होती है इसके अंतर्गत। यह कांची के पल्लवों के अधीनस्थ थे। ये जो कांची के पल्लव है ना, उनके कहीं ना कहीं अधीन थे, उनके अंडर में थे। देखिए उन्होंने 850 ईस्वी में तंजौर पर जो है कब्जा कर लिया। अब जो विद्यालय है उन्होंने क्या किया? तंजौर पर कब्जा कर लिया है, उस क्षेत्र को अपने अंडर में कर लिया है, अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया है, ये बताया गया है। अब इनकी उसके बाद क्या किया इन्होंने? जो तंजौर है उसे अपनी राजधानी बना लिया। क्या बना लिया? उसे अपनी राजधानी बना लिया है। चोल वंश अपने प्रारंभ में जो है मध्य काल में अपने प्रभाव और शक्ति के चरम पर था, यानी इनकी शक्ति जो है वो
बहुत ही हाईएस्ट थी, परंतु क्या चरम पर था, एकदम आगे था। चोल शासक की शक्ति बहुत ही बेहतरीन थी, चोल शासक के पास बहुत समर्थन था। क्यों समर्थन था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो भक्त होते थे ये मंदिरों को बहुत ज्यादा ही समर्थन देते थे, लोगों की संस्कृतियों को बढ़ावा देते थे। अब आपको लोगों की संस्कृतियों को बढ़ावा दोगे तो लोग आपको समर्थन खुद ही देना आरंभ कर देंगे। तो इसके अंतर्गत ये है। अब देखिए दूसरा चोल राजा बनता है, इसके बाद क्या है, आदित्य प्रथम बनते हैं, पल्लव वंश के अंत का कारण बनते हैं। जो पल्लव वंश के अधीन थे ना, कौन अधीन थे, विजयालय। अब क्या इन्होंने पल्लव वंश का ही पतन कर दिया है आदित्य प्रथम ने। क्या उनके पुत्र ने, आदित्य प्रथम ने किसका अंत कर दिया है, पल्लव वंश का ही अंत कर दिया, उसके अधीन है ही नहीं। देखिए इसके बाद उसके बेटे ने प्रांतक प्रथम। अब देखिए जो आदित्य प्रथम है उनका बेटा आया प्रांतक प्रथम। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं, ये कितने योग्य शासक थे। अब देखिए प्रांतक प्रथम ने पांडव शासक जो है राज सिंह द्वितीय से मंदुराई को जो है जीत लिया। अब बोलोगे मंदुराई, जो मंदुराई होता क्या है मैम, समझ नहीं आया। मंदुराई जो है मंदिर का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ही भव्य मंदिर, बहुत ही आकर्षक मंदिर और बहुत ही लुभावना मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। ये वो क्षेत्र है जिसे इन्होंने जीत लिया था, किसने, प्रांतक प्रथम ने। आदित्य जो प्रथम है उनके पुत्र ने, प्रांतक प्रथम ने उस क्षेत्र को अपने में शामिल कर लिया था। ये है इसके अंतर्गत। अब देखिए इसमें क्या है, मंदुराई जो है कोड़ा की उपाधि जो है धारण की। अब मंदुराई कोड़ा क्या होता है आपके मन में आ रहा होगा, मंदुराई कोड़ा क्या है मैम, यानी कि मंदुराई को जो है विजय करने वाला व्यक्ति, विजेता को कह दिया गया क्या कि मंदुराई कोड़ा ये एक उपाधि है, क्या सम्मानित करने वाली उपाधि है। देखिए ऐसे चक्रवर्ती होती है एक उपाधि, इसी प्रकार से इन्हें ये उपाधि दे दी गई थी और इन्हें धारण कर ली। इसके बाद क्या, प्रांतक जो प्रथम है, प्रांतक प्रथम ने एक महान सेनापति था। तो प्रांतक प्रथम है एक महान सेनापति थे, शासक के साथ वो एक महान सेनापति थे। ये बताया सेना का नेतृत्व बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते थे प्रांतक प्रथम, जिन्होंने व्यापक विजय प्राप्त कर दी। इन्होंने जो है बहुत ही व्यापक, बहुत ज्यादा ही विजय प्राप्त कर रखी थी, यानी जिस साम्राज्य में जाते थे उस शासक को पराजित कर देते थे जो कि उनकी मातृभूमि को छीनना चाहते थे। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जब जब इन्होंने युद्ध किया तब तक जो विजय है उन्होंने जो यानी विजय जो है विजय प्राप्त होती रही। इसके अंतर्गत ये है। अब इनके राज्य का आंतरिक जो प्रशासन है बहुत ही अच्छा था, जो प्रांतक प्रथम है उनका आंतरिक प्रशासन। देखिए क्या होता है, शासन जो शासक शासन करता है वो देखने में अच्छा लगता है, परंतु इसमें क्या है, इन्हें अपने साम्राज्य के सभी लोगों को खुश रखा था, यानी अंदर से भी जो आप बोल सकते हो कि बहुत ही अच्छा बेहतरीन शासन था। लोग इनके शासन से खुश थे, जनता इनके शासन से क्या थी, प्रसिद्ध थी, संचालित था। अब इसमें क्या है, इन्होंने एक जो है शिलालेख में गांव में सभा के संचालन के लिए नियम बनाए। अब इसमें क्या है, इन्होंने एक शिलालेख लिखा प्रांतक प्रथम ने, उसमें क्या बताया, गांव के सभा के संचालन के लिए, यानी गांव की सभा का संचालन किस प्रकार से होगा, गांव में किस प्रकार के नियम होंगे, इन सब के बारे में प्रांतक प्रथम ने अपने शिलालेख में वर्णन किया। बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बताया गया है। इसके अंदर इन्होंने स्थानीय स्वशासन के समूचे प्रशासन के लिए कई सुधार किए। जो स्थानीय स्वशासन है ना, यहाँ पे लोगों का शासन है, उसे थोड़ा सुधार करना ताकि जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसीलिए ना सुधार करने का रास्ता भी अपनाया। चलिए चोल शासकों के बारे में और चीजों को जानते हैं। देखिए राज राजा एक स्थायी सेना और नौ सेना बनाए, और जो राज राजा हैं उन्होंने क्या किया, एक स्थायी सेना बना दी, उसे अलग कर दिया, और नौ सेना बना दी, उसे अलग कर दिया गया। अब देखिए इसमें हाथी जो होती है, हाथी वाली सेना हो गई, घुड़सवार सेना हो गई और पैदल सेना, इन्हें जो है विभाजित कर दिया। जो सेना की कैटेगरी है उसे विभाजित कर दिया गया है, यानी पैदल सेना अलग हो गई है, इसमें हाथी वाली सेना अलग हो गई है, घुड़सवार सेना जो है उसे अलग कर दिया गया है। इस प्रकार से सैनिकों को विभाजित कर दिया गया उनकी टुकड़ियों में। अब देखिए पांडे जो है, चेर जो है और सिंगलों ने, पांडे, चेरों और सिंगलों ने जो है चोलों के खिलाफ गठबंधन बना लिया। अब ये तीनों ही जो है चोलों को पसंद नहीं करते थे, इसका इन्होंने क्या गठबंधन बना लिया। अगर आप देखे होंगे कि आपसे कोई पसंद नहीं करता होगा आपको, तो क्या दूसरा इंसान जो है आपको नहीं पसंद करता होगा, वो ऐसे गठबंधन बना लेंगे आपके खिलाफ जो आपको पसंद नहीं करते होंगे, देखना। तो इसी प्रकार से इन्होंने भी किया है, पांडवों ने, चेरों और सिंगलों ने, ये तीनों ही क्या दोस्त बन गए और गठबंधन बना लिया, क्योंकि जो चोल हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, इनकी शक्ति का वो अकेला सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन तीनों ने क्या किया है, गठबंधन बना लिया है। अब देखिए राज राजा ने एक जो है कंदलर युद्ध में चेरा और राजा और भास्कर
और जो रविवर्मन के नौसेना के भेड़ों को नष्ट कर दिया। इसमें क्या है, राजा ने जो है भेड़ों को नष्ट कर दिया है जो इन्होंने बनाई थी। और इसमें क्या है, देखिए राजा ने श्रीलंका जो है, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। जो राजा है, चोल राजा है, चोल ही शासक है, यानी चोल के वंश के ही शासक हैं। उन्होंने क्या किया है, श्रीलंका पर कब्जा कर लिया है, ये बताया गया है इसके अंतर्गत। राजा ने स्थानीय स्वशासन जो होता है उसे मजबूत किया। जो स्थानीय स्वशासन होता है, स्थानीय स्तर पर स्वशासन किया जाता है, उसे और मजबूत कर दिया है राजा ने, ये बताया गया है इसके अंतर्गत। देखिए ग्राम सभा और जो स्थानीय निकायों को स्वायत्त कर दिया गया है और बनाए रखने के लिए लेखक और नियंत्रण प्रणाली को जो व्यापारों को जो है बढ़ाया गया। इन्होंने जो है बस ये बताया गया है कि व्यापार को बढ़ा दिया था राजा ने, और जो श्रीलंका थी उस पर कब्जा कर लिया, और उन्होंने अपने पसंद से स्थायी सेना जो है उसके आप बोल सकते हैं स्थायी प्रशासन को और मजबूत किया। स्थायी प्रशासन को मजबूत करने से क्या है कि लोगों के अंदर खटास नहीं होगी, लोग एक दूसरे के साथ बंधुता मित्रता के साथ रहना पसंद करेंगे। तो इस प्रकार से राजा ने इसके अंतर्गत किया है। इन्होंने पहला चोल जो है शिष्टमंडल चीन भेजा। इसमें क्या है, इन्होंने जो पहला शिष्टमंडल जो है वो चीन भेजा है, और जो राजा है वो तंजावुर में विदेश्वर मंदिर। अब देखो जो विदेश्वर मंदिर है उसके बारे में बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। विदेश्वर मंदिर का निर्माण किया है जो कि भगवान शिव को समर्पित किया जाता है, यानी भगवान को शिव को जो समर्पित किया जाता है विदेश्वर मंदिर वो बनाया गया है। अब देखिए जो विदेश्वर मंदिर है वो बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत ही सुंदर है, आकर्षक है और बहुत ही पुराना है। इसके बारे में आप देखिए आगे जानेंगे। जो कि राजा ने तंजावुर में विदेश्वर मंदिर का निर्माण किया था, जो कि भगवान शिव को समर्पित कर दिया गया। मंदिर राजधानी में धार्मिक और जो है आर्थिक गतिविधियों के रूप में कार्य करते हैं। 2010 में मंदिर 1000 साल पुराना हो गया। 2010 में जो ये विदेश्वर मंदिर है वो 1000 साल पुराना हो गया है। कितनी बड़ी बात है, 1000 साल पुराना हो गया है विदेश्वर मंदिर। और यूनेस्को की जो विश्व धरोहर, आप देखिए यूनेस्को के बारे में बात आ रही है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर का साल जो है पुराना हो गया। जब ये 1000 साल पुराना हो गया तो विश्व धरोहर का जो हिस्सा बना लिया गया। इसे क्या कर लिया गया, इसे विश्व धरोहर का हिस्सा बना लिया गया है। और इसका नाम क्या है, अब ये जानिए। इसमें वो लिखा है लिविंग चोल मंदिर के रूप में इसे जाना जाता है। क्या, लिविंग चोल, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर के रूप में इसे क्या जाना जाता है। चलिए हमने प्रस्तावना यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान ली है इसके बारे में। हमने चोल शासकों के बारे में जाना है और हम चोल शासकों की प्रकृति के बारे में जानने वाले हैं। ये भी हमने जो है प्रकृति के बारे में जानते हैं, फिर हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में जानेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि चोल शासक किस प्रकार से शासन करते थे। वो केंद्रीकृत शासन करते थे। केंद्रीकृत यानी पूरी की पूरी शक्ति जो है उनके पास होती थी, शासकों के पास। ये समझ आए, केंद्रीकृत राज्य होता था, यानी कि वो शासन जो है केंद्रीकृत राज्य में जो है पूरी शक्ति के साथ चोल शासकों के पास होती थी। अब देखिए स्थानीय स्वभाव में ब्राह्मण द्वारा निभाई गई भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। स्थानीय सभा जो होती थी, क्या, जो स्थानीय स्तर पर सभाएं होती थी उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती थी, ब्राह्मणों की। यानी ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा ही महत्व दिया गया था, उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके अंतर्गत ये समझ आया। अब देखिए इसमें क्या है, भक्ति आंदोलन, शहरीकरण, भूमि अनुदान में ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें क्या है, इन सब चीजों को महत्वपूर्ण माना जाता था। शासक जो है मंदिर निर्माण करने के लिए भूमि को अनुदान में देते थे, ठीक है, कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि को अनुदान में देते थे। समर्थन प्राप्त करने के लिए जो है शासक क्या करते थे, भूमि को अनुदान में देते थे। इसके अंतर्गत अधिक प्रशासन के शीर्ष पर सम्राट, यानी जो प्रशासन है ना, प्रशासन के शीर्ष पर क्या है, सम्राट है। सम्राट से ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी सम्राट की बातों को सब जो है मानेंगे। सम्राट जो है महत्वपूर्ण माना जाएगा, सम्राट की सारी बातों को महत्वपूर्ण माना जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, मृत शासकों को श्रद्धांजलि के रूप में मंदिर का निर्माण किया जाता था। जिन शासकों की मृत्यु हो जाती थी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया जाता था, उनके लिए मंदिर बनवाए जाते थे, यानी उनके ही नाम के मंदिरों का निर्माण किया जाता था। जिन शासकों की मृत्यु हो जाती थी, जो शासक वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, उनके लिए मंदिरों का निर्माण किया जाता था। अब चलिए हमने ये जाना, अब केंद्रीकृत प्रशासन के बारे में जानने वाले हैं।
अब देखिए, अगर बात की है केंद्रिक प्रशासन के बारे में, तो इसमें जो राजधानी थी, चोल शासकों की असली राजधानी जो थी वो तंजावुर थी। वैसे तो राजधानियां बहुत थी, परंतु वो क्षेत्रीय राजधानियां थी। जो असली राजधानी थी, आपके नाम होंगे, आपके माता पिता आपको अलग अलग नामों से बुलाते होंगे, परंतु एक नाम जो होगा, जो आपके स्कूल में होगा, है ना, उसे महत्वपूर्ण माना जाता होगा, आपके स्कूल में वो नाम दर्ज होगा। आपके टीचर, आपकी अध्यापिका उसी नाम से आपको पुकारती होगी, और आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता होगा वो भी उसी नाम से आता होगा। तो वो आपका रियल नाम हुआ, परंतु उसे विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। उसी प्रकार से एक ही राजधानी थी, महत्वपूर्ण राजधानियां थी, परंतु क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारी राजधानियां थी। महत्वपूर्ण जो थी वो तंजावुर जो है वो असली प्रारंभिक पहली राजधानी थी चोल शासकों की। अब बात की जाए इसके अलावा गंगैकोंडा चोलपुरम जो है वो अन्य राजधानी यानी क्षेत्रीय राजधानी थी। इसी प्रकार से कांचीपुरम, मदुराई, ये राजधानियां जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर राजधानियां थी। इसमें क्या है, प्रशासनिक। अब देखिए, बात क्या है प्रशासनिक क्षेत्र की, तो शासक जो है वो बहुत ज्यादा ही क्या करते थे, साम्राज्य का विकास करने के लिए योगदान देते आ रहे थे। तो इसके अंतर क्या है कि हमने ये चीज समझी कौन सी राजधानियां थी, किस प्रकार की राजधानी थी, किसे महत्वपूर्ण माना जाता था। अगर बात की जाए प्रांतीय प्रशासन, प्रांत यानी प्रांतों के स्तर पर प्रशासनिक रूप से कार्य करना, इस पे क्या है पूरे साम्राज्य का नियंत्रण करना। अगर साम्राज्य में किसी प्रकार की समस्या दिख रही है तो उसे सुलझाना शासकों के द्वारा, इसके अंतर्गत ये आता है। अब देखो, हम सैन्य प्रशासन की बात करते हैं। सैन्य प्रशासन में होगा क्या, हाथी होंगे, पैदल सैनिक होंगे, घुड़सवार हो गए, जो है आपको हाथी वाले सैनिक दिख गए। इसी प्रकार के जो सैनिक हैं वो शासन कर रहे हैं, परंतु असली सैनिक, महत्वपूर्ण सैनिक किससे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो तलवारबाज होते थे, जिसमें शासक स्वयं ही आप बोल सकते हो शामिल होते थे तलवारबाजों में, जो कि युद्ध करने के लिए रणभूमि पर तत्पर रहते थे, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। उसी प्रकार से तीरंदाज जो होते हैं इन्हें भी महत्वपूर्ण माना जाता था। तलवारबाज और तीरंदाज इन दोनों को ही महत्वपूर्ण माना जाता था। इसके बाद हाथी यानी जो सैनिक थे उनकी अलग अलग भूमिका थी। ऐसे हाथी वाले सैनिक जो होते थे वो हाथियों की देखभाल तो करते थे, परंतु जब युद्ध में इनका उपयोग किस लिए किया जाता था, दरवाजे बहुत बड़े बड़े होते थे, दरवाजों को तोड़ने के लिए हाथियों का उपयोग किया जाता था। और जो सैनिक होते हैं, जो पैदल सैनिक हैं दुश्मन के, उन्हें कुचलने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। हाथ जो आप बोल सकते हैं जो घुड़सवार हैं, उन्हें कुचलने के लिए इसका उपयोग किया था हाथियों का। हाथी भी बहुत महत्वपूर्ण होते थे, इसका मतलब पैदल सैनिक भी बहुत महत्वपूर्ण होते थे। जिस प्रकार से सैनिकों का विवरण किया गया था, उन्हें बांटा गया था, उनके कार्य निर्धारित किए गए थे, कुछ सोच समझ के किए गए थे, जो कि अपने अपने स्तर पे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, अपने स्तर पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अब चलिए बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए चोल शासकों ने जो है विदेशी व्यापारों को भी आरंभ कर दिया। अर्थव्यवस्था के बारे में जानने वाले हैं हम, तो देखिए इसमें है क्या कि अगर चोल शासकों की अर्थव्यवस्था की बात की जाती है तो चोल शासकों ने सोने, चांदी, तांबे, कांसे क्या इन सभी के जो है मुद्राएं बना रखी थी, सिक्के का निर्माण कर रखा था। सोने के सिक्के बनवाए थे इन्होंने, चांदी के सिक्के बनवाए थे इन्होंने, तांबे के, कांसे के, रागा के और टीन के और जो है तांबे के, इन सभी सिक्कों का निर्माण कर रखा था चोल शासकों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए। क्या, अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत बेहतर करने के लिए। अब देखिए इसके बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में जाना। अब अगर हम कृषि के बारे में जानते हैं तो कृषि को इन्होंने बढ़ावा दे रखा था एक स्तर पे। कृषि को बढ़ावा क्यों दे रखा था, क्योंकि अब देख कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा तभी अर्थव्यवस्था अच्छी हो पाएगी किसी भी साम्राज्य की, किसी भी देश की। तो इसीलिए कृषि को बढ़ावा दे रखा था। कृषि को बढ़ावा दिया जिससे कि जो है किसानों को भूमि अनुदान में दी, किसानों ने भूमि का सही उपयोग किया और जिससे कि क्या है खेती अच्छी हुई, खेती अच्छी हुई, राजा को टैक्स अच्छा मिला, टैक्स अच्छा मिला, साम्राज्य अच्छा हुआ, साम्राज्य के लिए कल्याणकारी योजनाएं की शासक ने। तो इस प्रकार से हमने जाना कृषि के बारे में। अगर व्यापार के बारे में बात करते हैं कि शासकों ने व्यापार को किस प्रकार से कर रखा था, तो देखिए चोल शासकों ने विदेशी व्यापार, समुद्र गतिविधि, ये जो विदेशी व्यापार होते हैं, विदेश से जो व्यापार करते हैं तो समुद्र जो गतिविधि होती है, यानी हम जल मार्ग के द्वारा किसी चीज को दूसरे देश में भेजते हैं, उसके द्वारा जो है उत्कर्ष पतन पर थी, उत्कर्ष जो है प्रदर्शन किया इन्होंने। इसमें चीन, दक्षिण पूर्व एशिया में इनका प्रभाव बढ़ा। जो पूर्व एशिया है इसमें हमें चोल शासकों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। एक शक्ति के रूप में चोल शासक हमें नजर आते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से दक्षिण भारत में व्यापार जो है समुद्र और वाणिज्य गतिविधियों में विकसित थे। जो वाणिज्य गतिविधियों में, देखो भारत की बात की गई है, दक्षिण भारत की बात की गई है, में व्यापार जो है, व्यापार समुद्री और जो वाणिज्य गतिविधियों में विकसित था। यानी हम समुद्र के द्वारा दक्षिणी क्षेत्र पर चीजों को भेजते थे, व्यापार किया जाता था, ये बताया गया है इसके अंदर। दक्षिण भारत में व्यापार में अंतर, राजकीय विदेशी व्यापार में एक जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। जो विदेशी व्यापार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम जानेंगे किस प्रकार से। देखो चीन में सांग वंश और जो है बगना खलीफा जो है बहुत महत्वपूर्ण भागीदार थे। अब देखिए दूसरे देश से जब हम व्यापार करते हैं तो उसकी करेंसी हमारे देश में आती है, उसकी लागत हमसे ज्यादा होती है। तो इससे क्या है, दूसरे देश से व्यापार करने से क्या होता है कि चीजें जो है ज्यादा बिकती हैं, है ना। तो इस पर से लोग जो है दूसरे देशों की चीजों को भी खरीदना पसंद करते हैं। अगर बात की जाए भारत में कभी चीन के प्रोडक्ट, कभी अमेरिका के प्रोडक्ट, दूसरे देशों के प्रोडक्ट भी बिकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे देशों में भी भारत के प्रोडक्ट बिकते हैं, है ना। वैश्वीकरण के वजह से ही होता है ये चीजें। अब देखिए अगर हम समाज की बात की जाए तो समाज बेहतरीन था। समाज के कल्याण के लिए इन्होंने जो है चोल शासकों ने, आप बोल सकते हो, इन्होंने चिकित्सा का भी उपलब्ध कराया था। चिकित्सा सुविधा यानी कि अस्पतालों का निर्माण भी कराया था। क्या अस्पतालों का निर्माण किसने कराया? चोल शासकों ने। अगर मैं आपको बताऊं वीरा चोल, जो वीरा चोल है, इन्होंने जो है चोल शासक के हैं, चोल शासक के वंशज है, साम्राज्य शासक हैं। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अस्पताल का निर्माण किया। अब देखिए अस्पताल का निर्माण किस लिए किया? ताकि साम्राज्य में जितने भी जनता है उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं की जाए। उनकी तबीयत खराब होती है तो वो उस अस्पताल में आके अपनी दवाई करवा सके, है ना। तो इन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसीलिए उनके कल्याण के लिए इस प्रकार की चीजों को उपलब्ध कराया गया चोल शासकों के द्वारा। जो विराट चोल हैं वो चोल शासक के ही वंशज हैं। यानी चोल शासक ने इस प्रकार की जो है आप बोल सकते हो कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध करा रखी थी किसे? समाज के सभी लोगों को। ये देखिए अगर बात की जाए मंदिरों की, देखिए मंदिर की बात की जा रही है। मंदिर के लिए चोल साम्राज्य बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर मंदिर की बात की जाए, मान लीजिए जो मंदिर है, अब देखिए इसमें जो मंदिर है, कुछ मंदिर छोटे, है ना, कुछ मंदिर बहुत बड़े देखने के लिए मिलते हैं। कुछ मंदिरों में बहुत ही सूक्ष्मता से, क्या बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही बारीकी से आप बोल सकते हो कढ़ाई की गई है, डिजाइन बनाई गई है जो कि बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही लुभावनी लगती है। कुछ जो मंदिर है उसमें चित्रकारी चित्र हैं वो बहुत बड़े देखने के लिए मिलते हैं। कुछ मंदिर पे छोटे छोटे चित्र देखने के लिए मिलते हैं। कुछ मंदिर में भगवान की मूर्ति बहुत बड़ी देखने के लिए मिलती है, कुछ मंदिर में छोटी। इस प्रकार से चोल शासकों ने क्या जो है आप बोल सकते हो संतों को, कवियों को इन प्रकार से जो है उन्होंने क्या भूमि अनुदान में दी। भूमि अनुदान देने से क्या हुआ? मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण हुआ, लोग वहां पे आए और लोगों कहीं ना कहीं लोगों ने राजा को अपना समर्थन दे दिया। तो यहीं पे हमारा ये पूरा 6th यूनिट जो है समाप्त होता है और हमारी बुक भी समाप्त होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को